Hey everyone, welcome to Cartographia IES, a revolution in Indian education. My name is Gaurav and I will be dealing with international relations. Okay, so international relations UPSC के GS पेपर 2 से डील करता है और आज का हमारा टॉपिक है इंडिया नेपाल रिलेशंस। इंडिया नेपाल रिलेशंस का हम एक पार्ट पहले कर चुके हैं। स्पेशली उस पार्ट में मैंने जो काला पानी डिस्प्यूट है उसको बहुत ही प्रिसाइसली और बहुत ढंग से एलोबरेट किया है कि काला पानी डिस्प्यूट क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है उस जगह की। वो जो लिपू लेक पास है स्ट्रेटेजिकली कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, वो सारे चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। इसके अलावा फर्स्ट पार्ट में आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, टेरिटोरियल नेशनलिज्म करके मैंने एक कोट वहाँ पे डाला है। तो जिससे आप रिसेंटली आप देखोगे जो 21st सेंचुरी है इसमें सारी कंट्रीज अपने अपने देश में एक टेरिटोरियल नेशनलिज्म चला रही हैं, है ना। अपने देश में नेशनलिज्म बढ़ाने की बात करती हैं, ठीक है। तो वो इशू भी वहाँ पे मैंने क्रिएट किया है। तो आप पहले इंडिया नेपाल रिलेशन फर्स्ट पार्ट देखेंगे, देन उसके बाद हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। और इस पार्ट में हम ये जानेंगे कि नेपाल ने जो मैप जारी किया है रिसेंटली, और उस मैप में इंडिया का जो पार्ट है लिपू लेक वाला, जो काला पानी वाला जो एरिया है, उसको नेपाल ने अपनी मैप में दिखाया हुआ है। तो उसको लेके अब इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं वो बिगड़ रहे हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन हैं उनका जो रूट है, उनका जो बेस है वो बहुत पुराना है, बहुत मजबूत है। और फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी के तहत भी नेपाल हमारा एक बहुत अच्छा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है। तो इस लेक्चर में फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे कि इंडिया और क्या क्या कर सकता है, या फिर इंडिया के जो रिलेशन है वो कितने डीप रूटेड है। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, एज वी ऑल नो कि कार्टोग्राफिया आईएएस आप सभी लोगों के लिए एक प्रोग्राम लेके आया है। मटेरियल मॉड्यूल का ये प्रोग्राम है जिसमें हम 5 इनोवेटिव मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है OWC सीरीज, ऑफिशियल वेबसाइट कवरेज। इसमें हम करीब 200 से ज़्यादा ऑफिशियल वेबसाइट्स का कवरेज आपको देते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो सेकंड मॉड्यूल है हमारा वो है B2M सीरीज, बुक टू मैप। आपको जो बुकिस्ट नॉलेज है उसको मैप पे हम पिक्चराइजेशन के फॉर्म में लाएंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी का हमने पूरा माइंड मैप बना रखा है, जिसमें बहुत छोटे छोटे डॉट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिससे आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कार्टोग्राफिया का करंट कैप्सूल है इसमें। इसके अलावा यूपीएससी का जो मेगा पॉइंटर्स है वो भी इंक्लूड किया गया है। तो ये जो 5 अमृत हैं, इन 5 अमृत से एक हमने एक मॉड्यूल तैयार किया है जो मटेरियल के फॉर्म में होगा, ठीक है। और इसको आप परचेज कर सकते हैं कार्टोग्राफिया से, और इसमें हम 30 क्वेश्चंस की रिटन गारंटी दे रहे हैं यूपीएससी में। ओके, और इसके साथ साथ हमारा यूपीपीसीएस का क्रैश कोर्स चल रहा है जो 60 डेज का क्रैश कोर्स है, और इसमें हम 90 क्वेश्चंस की रिटन गारंटी दे रहे हैं। और इसके साथ ही आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं इन 2 मॉड्यूल्स को खरीद करके, और हमारे साथ जुड़े रहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमसे जुड़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो सेकंड पार्ट है इंडिया नेपाल रिलेशन का, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा जॉइंट, दिस इज इंडिया भारत, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको भूटान दिख रहा है, और ये आपको दिख रहा है नेपाल। भूटान और नेपाल के बीच में ये आपको दिख रहा है, दिस इज सिक्किम। ओके, सिक्किम स्टेट है ये हमारा, जो जो इन दोनों के बीच में बफर स्टेट का काम करता है। ओके, और यहीं पे एक ट्राई जंक्शन और है। ऑलरेडी हमारा एक डिस्प्यूट है चाइना के साथ, चाइना भूटान और इंडिया के बीच में। यहाँ पे आप सभी लोग को पता होगा चुम्बी वैली, ठीक है, जिसको हम डोकलाम इशू भी बोलते हैं। तो ये इशू ऑलरेडी है। अब रिसेंटली इशू क्या था, नेपाल का ये जो जगह है, ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो जगह है ये है काला पानी, ठीक है भाई। और ये जो काला पानी जगह है, ये जो जगह है ये मैप में दिखा दिया है अब किसने, नेपाल ने अपने। और नेपाल ने बोला है कि ये हमारी जगह है, और ये डिस्प्यूट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए, ये जो जगह है नेपाल की, ये है काला पानी जगह। और ये जो नदी जाती है महाकाली नदी, तो इस नदी के जो ईस्टर्न पार्ट में था ये नेपाल था, और वेस्ट में क्या होगा, इंडिया होगा। लेकिन हुआ क्या, ये जो नदी है, कोई भी नदी होती है, कोई भी रिवर हो, तो उसके कई सारे सोर्स होते हैं, ठीक है। कई सारे सोर्सों से मिलके वो रिवर बनती है, ठीक है। और फिर जैसे गंगा की हम बात करें तो अलकनंदा, मंदाकिनी सब जुड़ के
फाइनली फिर वो गंगा बनती है। तो ऐसे ही जब अंग्रेजों के टाइम पे सगौली की ट्रिटी हुई थी, सो उस ट्रिटी में ये बोला गया था ये जो महाकाली रिवर है इसके जो ईस्ट का जो आगे का पार्ट होगा वो सारा नेपाल होगा, ठीक है। सो हुआ ये कि अब एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये गया और ये नदी में मिल गया, और एक सोर्स ये आ रहा है, ठीक है, और ये आके ये नदी में मिल गया। तो नेपाल बोलता है कि ये वाला सोर्स नहीं है, ये वाला सोर्स है महाकाली नदी का। अगर ये वाला सोर्स है, इस हिसाब से ये जो काला पानी जो जगह है ये किसकी है, नेपाल की है, ठीक है। ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इंडिया और नेपाल के क्या रिलेशन है, इतने मजबूत रिलेशन कैसे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इंडिया और नेपाल की अगर मैं बात करूं, इंडिया एज अ बिग ब्रदर है ना, ये आपको दिख ही रहे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं और ये केपी शर्मा ओली साहब हैं, और ये इनकी विजिट हुई थी 2018 में रिसेंटली ओली साहब की भारत में, ठीक है। और 2015 में जो हमारे रिश्ते थोड़े से मधेसी जो कम्युनिटी रहती है नेपाल में उनको लेके बिगड़े थे, क्योंकि नेपाल में 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन आया था, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो मधेसी जो रीजन है उनको सिर्फ 65 सीट्स मिली हैं 165 में से, ठीक है। 165 सीट्स थी पार्लियामेंट की, उसमें 65 मधेसी को गई हैं, और 100 जो सीट्स हैं वो जो पहाड़ी इलाका है वहां को गई हैं। जबकि मधेसी लोग बोल रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 50% से भी ज्यादा है, ठीक है, 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो हमें सीट और मिलनी चाहिए। और मधेसियों का जो रूट है, जो डीप रूट है वो इंडिया से निकल के जाता है, ठीक है। वो सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करी। इसमें हम ये देखेंगे कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसका यूज करके इंडिया और नेपाल के रिलेशन कैसे अच्छे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि ये देखो हमारी जो हाई लेवल एक्सचेंज मीटिंग्स होती हैं, और इसमें प्रधानमंत्री खुद जाते हैं मिलने, और नेपाल के प्रधानमंत्री खुद मिलने आते हैं। और इंडिया और नेपाल के रिलेशन आप यहीं से आप देख सकते होंगे कितने मजबूत हैं, कि जब से प्रधानमंत्री मोदी साहब प्रधानमंत्री बने हैं 2014 के बाद से, तब से लेके और अभी तक ये तीन बार इनकी विजिट हो चुकी है नेपाल के लिए, और केपी शर्मा ओली भी 2018 में भारत आए थे। तो ये हमारे मजबूत रिश्तों को दर्शाता है कि हम दोनों देशों के बीच में मजबूत रिश्ते हैं आज भी और आगे भी चलते रहेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद हम आगे का बात करते हैं कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन क्या हैं। इंडिया एंड नेपाल शेयर यूनिक टाई ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन कैरेक्टराइज्ड बाय एन ओपन बॉर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है, ठीक है। हमें कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, जैसे ओपन बॉर्डर एंड डीप रूटेड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन हमारे जो रिलेशन है नेपाल के साथ वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। अगर मैं बात करूं आपकी, आप अपने आसपास देखते होंगे, आप दिल्ली में अगर रह रहे होंगे तो दिल्ली में आपको आप देखोगे कि नेपालीज, इतने नेपाल का जो सिटीजन्स हैं वो दिल्ली में आके काम कर रहे हैं, बहुत सारे नेपालीज काम कर रहे हैं। इवन इंडिया के बहुत सारे लोग नेपाल में जाके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो कांटेक्ट है वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, ठीक है। मैं खुद अपने घर पे बताऊंगा, मेरे घर पे जो आंटी आती थी काम करने वो खुद नेपाली थी, और उनकी 2 बेटियां थी, उन दोनों बेटियों को मैंने फ्री में ट्यूशन दिया था, ठीक है। तो ये कांटेक्ट है, ये हमारा नेपाल से पीपल टू पीपल कांटेक्ट है जो हमारे कल्चर को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेपाल से रिश्ता है वो रोटी बेटी का रिश्ता है। रोटी बेटी का रिश्ता क्या, ये रिश्ता कोई आज का नहीं है। आप देखोगे कि ये रिश्ता है राम भगवान से स्टार्ट होता है, राम और सीता से, ठीक है। सीताराम, सीता माता है, कहा जाता है इनका जो बर्थ प्लेस है वो जनकपुर में है, और जनकपुर कहाँ है, तो नेपाल में, और राम भगवान अयोध्या में। तो देखिए रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा, शादियां होती हैं नेपाल से इंडिया में और इंडिया से नेपाल के बीच में, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है हमारा। दिस हेल्प द सिटीजन ऑफ बोथ कंट्रीज इन बोथ लाइवलीहुड्स एज वेल एज टू हैव स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट एंड क्लोज बाउंड थ्रू द मैरिजेस एंड फैमिलीज टाइज, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे जो रूट्स हैं, और ये रूट्स ही हमें नेपाल के बहुत ज्यादा क्लोज लेके जाते हैं, ठीक है। नेपाल से इंडिया की जो बाउंड्री है वो करीब 1850 किलोमीटर शेयर करते हैं हम, और इसमें हमारे जो 5 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं ये टच करते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये 5 स्टेट हमारे लगते हैं नेपाल से। तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद हम अगर हिस्टोरिक टाइज की बात करें तो आप सभी को पता है कि नेपाल में एक शख्सियत है महात्मा बुद्ध, है ना। बुद्धा का जन्म नेपाल में हुआ था, कपिलवस्तु नामक जगह पे, लुम्बिनी में,
563 BC में, ठीक है। और आप देखोगे उसके बाद ये इंडिया आते हैं, और इंडिया में आके आप सभी को पता है कि काशी में आते हैं, और इनके मन में जहन में कई सवाल थे, उस पर मैं अभी नहीं जाऊंगा कि ये इनको ये लगता था कि इंसान अगर पैदा होता है और पैदा होने के बाद वो मरता है तो उसके बीच में उसने क्या पाया, क्या चाहिए इंसान को, क्या मृत्यु होती है, क्या मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, पुनर्जन्म का कोई चक्कर होता है। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए भारत आए, काशी में इनको दो गुरु मिलते हैं, मोगली पुत्तिस मिलते हैं, आलार कलाम मिलते हैं, और उसके बाद खुद ही आप देखोगे वहां से उरुवेला नामक एक जगह पे चले जाते हैं और वहां ध्यान रखते हैं। तो आप देखो कि इतनी बड़ी शख्सियत है, और इनका पूरा जो जीवन है वो इंडिया से ही कनेक्टेड रहा है, पूरा जीवन इनका इंडिया में रहा है। फिर इन्होंने आप देखोगे उरुवेला में इनको इनलाइटमेंट प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, और फिर सारनाथ में आके ये सबसे पहले स्पीचेस देना स्टार्ट करते हैं, और ये बताते हैं एक नया रिलीजन कि आपको कैसे जीना है, जीवन और मरण का क्या संबंध है। तो हिस्टोरिकली आप देखो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट, कितना ज्यादा ग्राउंड रूटेड रिलेशन है हमारे नेपाल के साथ, ठीक है भाई। हिंदुइज्म बुद्धिज्म दोनों ही चीजें हैं जो प्रमोट करती हैं नेपाल और इंडिया दोनों में ही, ठीक है। तो ये बात इसमें कही गई है, ठीक। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ठीक है। तो हमारी जब जैसे ही हम आज़ाद हुए 1947 में, उसके तुरंत बाद हमने अपने नेबर्स कंट्री की तरफ देखना स्टार्ट किया। हमारी जो फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी है, जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है हमारे, उसके तहत सारे देशों के साथ, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ हमने बहुत अच्छे रिश्ते बनाए शुरुआत से ही, और हमने एज अ बिग ब्रदर काम किया है उनके साथ, चाहे फिर वो मिलिट्री की बात हो, चाहे फिर वो कल्चर की बात हो, टेक्निकल असिस्टेंट की बात हो, या मेडिकल की बात हो, या फिर रेलवे, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कोई भी सेक्टर हो, सारे सेक्टर में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और जब भी मदद की जरूरत हुई है हमने मदद पहुंचाई है, ठीक है। सो हमारे जो रिलेशन है वो आप देखोगे ये ट्रीटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950, ओके। सो ये ट्रीटी बताती क्या है, ये ट्रीटी ये बताती है कि दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रहेगा, दोनों देश के जो लोग हैं उनके बीच में आवागमन रहेगा, उनके बीच में शादियां हो सकती हैं, वो कभी भी आ सकते हैं नेपाल में, रुक सकते हैं, रह सकते हैं, नेपाली इंडिया में आ सकते हैं, रुक सकते हैं, रह सकते हैं। आप देखोगे कि जो इंडिया की जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें नेपालियों के लिए अलग से रिजर्वेशन होता है, वो अप्लाई कर सकते हैं, वो इंडिया में जॉब कर सकते हैं, रह सकते हैं। आप देखोगे ये जो पीस एंड फ्रेंडशिप वाली ट्रीटी है, इससे हमारे रिश्ते और ज्यादा मजबूत होते हैं। द ट्रीटी अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, ओके, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल and goods between the two nations, and a close relationship and collaboration of matter of defense and foreign policies। और यहाँ से हमने ये भी बोला कि भाई डिफेंस एंड फॉरेन, आप हमसे कोई भी सामान खरीद लो, स्ट्रेटेजिकली सामान खरीद लो, डिफेंस का सामान हमसे ले लो, पैसे आप बाद में दे देना, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी हमारी टुवर्ड द नेपाल बहुत सॉफ्ट फॉरेन पॉलिसी रही है। इसके साथ आप देखोगे डिफेंस में हमारा सूर्य किरण, जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो फर्दर दोनों देशों को और क्लोज लेके आती है। इसके साथ आप देखोगे इंडिया में जो पोस्ट होती हैं, जैसे यूपीएससी की अगर मैं बात करूं तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस छोड़ने के बाद जितनी पोस्ट है उसमें नेपाली क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखोगे इतनी बड़ी पोस्ट, एक डिस्ट्रिक्ट, एक एडमिनिस्ट्रेटेड लेवल की एक गेजेटेड पोस्ट भी नेपाली को दी जा रही है। तो दिस इज द पीस एंड फ्रेंडशिप रिलेशनशिप जो हमें और ज्यादा क्लोज और ज्यादा हमारे रिश्ते मजबूत बनाते हैं। The treaty talks about reciprocal treatment of Indian and Nepali citizen। reciprocal treatment का मतलब यह है कि अगर इंडिया में कोई सिटीजन को कुछ, मतलब इंडिया में अगर कुछ लोग आके बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, रुकना चाह रहे हैं, या आप देखोगे मोमोज बनाना चाह रहे हैं, है ना, या कुछ भी करा रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही इंडियन जाके अगर नेपाल में कोई बिजनेस कराना चाह रहे हैं या बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो national treatment of the both Indian and Nepalese businesses and give Nepal access to weaponry of India, ठीक है, एक दूसरे के बिजनेस को सपोर्ट करना है। और इससे फायदा देखो क्या होगा, नेपाली इंडिया में आए, इंडिया में आके दिल्ली में रहने लग गए, दिल्ली में उन्होंने कोई बिजनेस बनाया तो इनकी इनकम बढ़ी, ठीक है, इनकी इनकम बढ़ी तो उससे होगा क्या, ये नेपाल में अपने पैसे भेजेंगे तो ओवरऑल नेपाल को फायदा होगा एज वेल एज इंडिया को फायदा होगा। इंडिया को क्या फायदा होगा, इंडिया की जो मार्केट है वो ग्रो करेगी, कंपटीशन ग्रो करेगा, ठीक है।
So this is the reciprocal treatment. उसके बाद the treaty has enabled नेपाल to overcome the अब देखो नेपाल के पास जो डिसएडवांटेज है उसको हम ओवरकम कर रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है? ये इंडिया है, ये नेपाल है और ऊपर चाइना है। तो नेपाल बफर स्टेट है, ठीक है। बफर स्टेट का मतलब है कि ये एक लैंड लॉक कंट्री है, ना ही ये किसी भी समुद्र से इनकी कोई सीमा नहीं लगती है, तो इनको ट्रेड में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा जो नेपाल है पूरा वो हिमालयन रेंज में है। सो हिमालयन रेंज के कारण प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो टरेन है वहां बहुत जल्दी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आप रेलवे ट्रैक नहीं बिछा सकते जल्दी, आप बहुत ज्यादा कहीं पे रोड्स नहीं बना सकते। रोड्स बनाओगे तो अगले साल हो सकता है कि वो टरेन ऐसी है, हिमालय क्या है, फोल्डेड माउंटेन है, अभी भी फोल्ड हो रहा है। सो वो अगेन थोड़ा सा माउंटेन अगर 1-2 साल में ऊपर नीचे फोल्ड होता है तो वो रोड रेल सब टूट जाएगी। तो इसलिए इंडिया इनको एक्सेस देता है, इंडिया एक्सेस देता है कि आप हमारे पोर्ट यूज कर लो, आप कोलकाता का पोर्ट यूज कर लो, ठीक है, हमारा जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है आप वो यूज कर लो। तो दिस इज द पीस एंड फ्रेंडशिप रिलेशनशिप विद इंडिया, ठीक है। नियरली 8 मिलियन नेपालीज, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, 80 लाख नेपालीज इंडिया में रह रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इसके साथ साथ 6 लाख इंडियंस भी नेपाल में रह रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द गुड गेस्चर ऑफ बोथ कंट्री, ठीक है। अब हम कनेक्टिविटी की बात करें तो द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ नेपाल आर दैट इज द लैंडलॉक एंड हैज डिफिकल्ट टरेन। ये अभी हमने बात करी है कि इनकी जो टरेन है वो बहुत डिफिकल्ट है, ओके। एंड आप देखोगे इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडिया प्लेज अ क्रूशियल पार्ट, ठीक है। कैसे? इंडिया गेटवे देती है नेपाल को, द गेटवे ऑफ नेपाल टू द वर्ल्ड विद द ओपन बॉर्डर। एक तो हमने अपना बॉर्डर क्या कर रखा है, ओपन बॉर्डर कर रखा है, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या करी, इनको एक्सेस दिया है कि आप हमारा ये कोलकाता वाला जो पोर्ट है इसको आप यूज करो, यहाँ से आप अपने वर्ल्ड में जो भी आपको भेजना है, जो भी चीजें आपको पहुंचानी है, ट्रेड अगर अपना बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो हमारे कोलकाता वाले पोर्ट से, ठीक है। सो एनहेंसिंग पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लिंकिंग सागर माथा एंड सागर, ठीक है। सागर, सारे जो सागर हैं, आप कलकत्ता का पोर्ट हमने इनको दे दिया कि आप एक्सेस कर लो, यहाँ से फिर ये कहीं भी जा सकते हैं। इधर आप देखोगे आसियान कंट्री से अपनी ये बिल्डिंग कर सकते हैं अच्छी, इधर से जा सकते हैं, ये ऑयल खरीद सकते हैं, ठीक है। और इधर बे ऑफ बंगाल में होके भी ये इधर जा सकते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से मिल सकते हैं। तो सागर माथा एंड सागर, तो कनेक्टिविटी में इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। डेवलपिंग रेलवे कनेक्टिविटी टू लिंक काठमांडू एंड रक्सौल। रिसेंटली आपको पता ही है कि काठमांडू जो नेपाल है और रक्सौल बिहार है, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ाई जा रही है, ठीक है। और बढ़ी, आप देखोगे पिछले 5 से 6 साल में रक्सौल और काठमांडू के बीच में, चाहे फिर वो ट्रेन की बात हो, चाहे फिर वो रोड की बात हो, ये लिंकिंग हम बढ़ा ही रहे हैं। चाहे फिर वो चेक पोस्ट की बात हो, चेक पोस्ट भी यहाँ पे लगाई जा रही है, ठीक है। बरही यूपी एंड काठमांडू रेलवे लाइन वेटिंग फॉर साइनिंग, ठीक है। ये देखो एक और रेलवे लाइन हम लगा रहे हैं यूपी से लेके काठमांडू तक, ठीक है। रक्सौल काठमांडू रेलवे लाइन ये भी साइन होने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉपरेशन है इंडिया का। इंडिया हैज अलाउड नेपाल एक्सेस टू 3 लैंड वाटरवेज, ठीक है। अब आप देखो, ये जो हमारा दिख रहा है आपको इलाहाबाद से लेके और हल्दिया तक का ये जो पोर्ट है, इसको बोलते हैं नेशनल वाटरवे फर्स्ट, ठीक है। आप ये बताओगे इंडिया में अभी लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने नेशनल वाटरवेज को दोबारा से सैंक्शन किया था, और अभी भारत में इन्होंने बोला था कि हम 100 नेशनल वाटरवेज बनाएंगे। तो टोटल अभी आप बताओगे कितने नेशनल वाटरवे होने वाले हैं भारत में, ठीक है, उन पे काम करने वाले हैं। तो ये देखो, ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, और आप देखोगे कि ये जो इनलैंड वाटरवेज है, इनको यूज करने के लिए हमने बोला है कोई चार्ज नहीं लगेगा आपसे, आप इनको यूज करिए, ठीक है। सो कालू घाट से रक्सौल आप देखोगे, ये कलकत्ता में आप देखोगे ये कनेक्ट करता है, कालू घाट करीब यहाँ कहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये आप देखोगे कालू घाट रक्सौल, ये जाके ये ऐसे करके बिहार में रक्सौल से कनेक्ट करेगा। रक्सौल में हमने चेक पोस्ट बना रखा है पॉइंट, और यहाँ से ये ट्रेन से या रेलवे ट्रैक से और रोड से कनेक्ट होके कहाँ पहुंच जाएगा, नेपाल में पहुंच जाएगा, ठीक है। कोलकाता साहिबगंज विराटनगर, ये जो हमने एक नई चेक पोस्ट बनाई है, आप इसके थ्रू भी हमारा क्या कर सकते हो, इनलैंड वाटरवे यूज कर सकते हो। कलकत्ता बनारस, ठीक है। मान लिया आपको यहाँ से कोई यूपी सामान भेजना है अपना, तो आप ऐसे लेके आए, आपने यहाँ भेज दिया, यहाँ से आप ये इनलैंड वाटरवे से चला गया सीधा सामान। अब इससे फायदा क्या होगा, इनलैंड वाटरवे से इनका फायदा ये होगा कि ये जो सामान है वो चीप मिलेगा इनको, ठीक है।
जो वाटरवेज है इनमें प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, जो वाटरवेज वाली बात है, ठीक है। सो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कल्चरल टाइज हमारा क्या है। तो हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म हैव सर्व इंडिया सॉफ्ट पावर। अब हम इस चीज को लेके हम दोनों की सॉफ्ट पावर का यूज कर सकते हैं। बुद्धिज्म का हवाला दे सकते हैं हम कि बुद्धिज्म जो है उन्होंने कैसे चेंजेस लेके आए थे इंडिया में, चाहे फिर वो अशोका का टाइम हो, एंड देन अशोका के बाद जितने भी एम्पायर रहे हैं सबने बुद्धिज्म को प्रमोट किया है, ठीक है। और फिर बुद्धिज्म ने जितना भी टाइम अपना इंडिया में स्पेंड किया है, आप देखो लुम्बिनी से लेके फिर वो कुशीनगर, देवरिया, सारनाथ आप देखोगे, फिर उसके बाद इंडिया में जो बुद्धिज्म प्रमोट किया गया बड़े बड़े किंग्स के द्वारा और अपनाया गया, तो एक सॉफ्ट पावर दिखाता है इंडिया और नेपाल के बीच में दोनों के रिलेशन को लेके। अशोका की बात करें तो कहा जाता है कि अशोका पहले कितने क्रूअल मतलब एक खतरनाक किंग थे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किंग थे, लेकिन जब इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया तो उसके बाद ये पीस की बात करने लग गए, धम्मा की बात करने लग गए, ठीक है। तो ये रिलेशन बताते हैं इंडिया और नेपाल कितने सॉफ्ट हैं, ठीक है। इंडिया है सिस्टर सिटी एग्रीमेंट विद नेपाल। काठमांडू एंड बनारसी के, बनारस इनको हम सिस्टर सिटीज भी बोलते हैं। लुम्बिनी एंड बोध गया, इनके बीच में देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, बोध गया में इनको आप देखोगे इनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी, ठीक है। इसके बाद जनकपुर एंड अयोध्या, ये सीता और राम जी से रिलेटेड है। तो ये हमें दिखाता है कि हमारी जो सिस्टर जो सिटीज हैं, एग्रीमेंट है, ये हमारे कल्चर को और प्रमोट करेंगी, एक दूसरे के कल्चर को प्रमोट करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इनिशिएटिव प्रमोट पीपल टू पीपल लिंकेज इन द एरिया ऑफ आर्ट एंड कल्चर, एकेडमिक्स एंड मीडिया विद द डिफरेंट लोकल बॉडीज ऑफ नेपाल। जैसे मैं अगर साहित्य कला अकादमी की बात करूं, म्यूजिक की बात करूं, मूवीज की बात करूं, इन सब इंडिया का जो बॉलीवुड है इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है नेपाल में, आप देखोगे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव टू प्रमोट द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्ट कल्चर एंड एकेडमिक्स, इन सब में हमने प्रमोट किया। आप देखोगे दूरदर्शन की अगर हम बात करें तो दूरदर्शन जो है टीवी चैनल, ये नेपाल में भी चलता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि दोनों के रिश्ते कितने ही मजबूत हैं। ये देखो ये हमारे कुछ एग्रीमेंट साइन हुए थे, ठीक है। साहित्य कला अकादमी एंड नेपाल अकेडमी, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन है कि भाई साहित्य कला अकेडमी में नेपाल के जो अकेडमी के कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो एक्टिंग अच्छी करते हैं या फिर म्यूजिक में अच्छे हैं या क्लासिकल डांसेस में अच्छे हैं, तो उनको इंडिया प्रमोट करेगा। वो साहित्य कला अकेडमी आ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने आप को बड़े स्तर पे ला सकते हैं। दूरदर्शन देखो इंडिया का और नेपाल टीवी के बीच में कोलैबोरेशन है। ललित कला अकादमी और नेपाल का जो फाइन आर्ट है उनके बीच में बहुत सारा कल्चरल कोलैबोरेशन है। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपके लिए, रामायण एंड बुद्धा सर्किट हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ। ये देखो अभी रिसेंटली भारत सरकार जो बात कर रही है, ये बोल रही है कि हम एक रामायणा सर्किट बनाएंगे। जो श्रद्धालु हैं इनको एक ट्रेन भेजी जाएगी और वो ट्रेन पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेस हैं राम भगवान से रिलेटेड, उन प्लेसेस पे जा जा के रुक रुक के इनको पूरा एक पैकेज मिलेगा जिसमें राम भगवान की पूरी जीवन गाथा को समझने का प्रयास किया जाएगा। और ये जो सर्किट बनेगा तो आप सभी को पता है कि सीता माता कहाँ से थी, जनकपुर से थी, तो ये सर्किट नेपाल को भी जोड़ेगा। तो इंडिया में जो टूरिज्म आएगा, इंडिया में जो लोग घूमने जाएंगे जो रामायण सर्किट के थ्रू, तो वो नेपाल में भी जाएंगे, नेपाल से कल्चरल टाई होगा, नेपाल के साथ हमारा अच्छा रिलेशन बनेगा। बुद्धा सर्किट की हम बात करें, ये देखो IRCTC इंडियन रेलवे ने यहाँ पे लगा रखा है कि बुद्धा सर्किट के लिए भी आप जा सकते हो। बुद्ध से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं इंडिया में सबको कनेक्ट किया जा रहा है, ये फर्दर फिर कनेक्ट करेंगे इंडिया और नेपाल को, ओके। एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, काठमांडू और अयोध्या के बीच बस सर्विस भी हमने चला रखी है, ठीक है। तो इन सब चीजों से क्या है कि नेपाल बहुत क्लोज है हमारे, कितने भी हमारे रिश्ते खराब हो जाएं हम सॉफ्ट पावर का यूज करके अपने नेपाल के साथ रिश्ते दोबारा से मजबूत करेंगे, बात करेंगे उनसे, डायलॉग करेंगे, ठीक है भाई। द स्वामी विवेकानंद सेंटर फॉर इंडिया कल्चर वॉज सेटअप इन काठमांडू इन 2017। ये आप याद रख लो, ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के नाम पे, ठीक है। स्वामी विवेकानंद सेंटर फॉर इंडियन कल्चर, ठीक है, 2007 में बना था नेपाल में। डिफेंस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया ट्रेन एंड इक्विप द नेपालीज आर्मी इन इट्स डेवलपमेंट इन मॉडर्न लाइन। अब देखो इंडिया की जो आर्मी है
वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्मी है, वर्ल्ड की आर्मी में इंडिया की आर्मी का नाम आता है, ठीक है। सो इसका फायदा नेपाल की आर्मी को भी मिलता है। हम अपने जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उन ट्रेनिंग सेंटर्स में आप देखोगे बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर नेपाली जो कॉप्स हैं उनकी ट्रेनिंग इंडिया में होती है। आप देखोगे बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं, जो नेपाली सिविल सर्विसेज, इनकी ट्रेनिंग आप देखोगे यहाँ पे हैदराबाद सेंटर में हो रही होती है, ठीक है। सो इनकी जो आईएएस ऑफिसर इनके यहाँ होते हैं, उनकी ट्रेनिंग मसूरी में हम करवाते हैं, ताकि इंडिया और नेपाल के रिलेशन भी मजबूत हो सके और इनको एक बेहतर ट्रेनिंग इन्वायरमेंट मिल सके नेपाल को, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही हैं इक्विपमेंट्स में, वो भी हम नेपाली आर्मी को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू 1950 फ्रेंडशिप ट्रीटी, नेपाल कैन बाय आर्म्स फ्रॉम इंडिया। ओके, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया विद नेपाल इज ऑल्सो नोन सूर्य किरण, ठीक है। अभी लेटेस्ट लास्ट ईयर 14th सूर्य किरण एक्सरसाइज हुई थी, ये देखो, और ये हुई थी कहाँ पे, तो ये हुई थी नेपाल में। तो हमारे बीच में मिलिट्री कॉपरेशन भी बहुत ही ढंग का है। द गोरखा रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी आर रेज्ड पार्शली बाय रिक्रूटमेंट ऑफ द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। आप देखोगे गोरखा रेजिमेंट जो है, और ये गोरखा रेजिमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेजिमेंट है, बहुत ही फेमस रेजिमेंट है। कहा जाता है कि गोरखा जितने तेज और लड़ाकू पर्सनल आपको नहीं मिलेंगे। आप देखोगे इंग्लैंड तक की आर्मी में, ठीक है, ब्रिटेन तक की आर्मी में गोरखाओं को भर्ती किया जाता है। ट्रीटी ऑफ सगौली में ये बात ब्रिटेन ने उस टाइम पे रिक्रूटमेंट करी थी, बोला था कि यार ये बड़े अच्छे लड़ते हैं, इनको हम भर्ती करेंगे, ठीक है। सो अभी गोरखा ये रेजिमेंट की अगर हम बात करें तो लगभग 34,000 34,000 लगभग 34,000 सोल्जर्स हमारे यहाँ जो गोरखा सोल्जर्स हैं, और उनकी एक अलग से बटालियन भी है। तो ये प्रमोट करता है इंडिया और नेपाल का रिलेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को छोड़ के और जितनी भी गजेस्टेड ऑफिसर की जो जॉब्स होती हैं, उसमें नेपालीज क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी डिफेंस टाइज है, ठीक है भाई। इकोनॉमिक टाइज की अगर हम बात करें, इंडिया और नेपाल के बीच की अगर हम बात करें तो ट्रेड एंड बिजनेस बहुत ज्यादा है। इंडिया इज नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एज वेल एज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है भाई। आप सभी को पता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे, तो 80 लाख लोग नेपाली कहाँ रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, और ये इंडिया से पैसा कहाँ भेजते हैं, नेपाल भेजते हैं पैसा कमा कमा के। तो इसलिए इंडिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेपाल के लिए भी, ठीक है। इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड ट्रांजिट फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर थर्ड कंट्री ट्रेड ऑफ नेपाल, ठीक है। नेपाल यूजेस कलकत्ता पोर्ट एंड इट्स सी ट्रेड, ठीक है। तो ये चीजें हम कर चुके हैं कि नेपाल कोलकाता का जो पोर्ट है वो कैसे यूज कर सकता है और अपना ट्रेड और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। इंडियन कंपनीज ऑल्सो इंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज इन नेपाल। रिसेंट का अगर मैं एग्जांपल दूं, सो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अभी गैस पाइपलाइन क्या, वो ऑयल पाइपलाइन क्या करी है, ऑयल की पाइपलाइन बिछा दी है पूरी, और इसका इनॉग्रेशन भी हो चुका है। सो इंडिया और नेपाल के बीच में जो ऑयल है, अब ये पाइपलाइन के थ्रू जाएगा, जो साउथ एशिया की पहली पाइपलाइन सर्विस है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स से पूछा जाएगा फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो इंडियन जो कंपनीज हैं, चाहे वो पीएसयूज हैं, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं नेपाल के डेवलपमेंट में, नेपाल को इकोनॉमिक असिस्टेंट प्रोवाइड कराने में। ये सारी चीजें फर्दर आप देखोगे कि इम्पॉर्टेंट बनती जा रही हैं, और हमारे और नेपाल के बीच में आप देखोगे इम्पॉर्टेंट रिलेशन क्रिएट कर रही हैं, ठीक है भाई। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में और चीजें आप याद रख सकते हो, एक हमारा पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट हुआ था इकोनॉमिक टाइप में, आप अगर बात करोगे तो उसको लेके भी हम काफी आगे हैं नेपाल के साथ, चाहे फिर वो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो या ऑयल की बात हो या और भी किन्हीं चीजों की बात है। तो इन सब में हम नेपाल के साथ एक रूटेड और एक डीप रूटेड रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट एड एंड असिस्टेंट, आप देखोगे इंडिया गिव्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एड, ठीक है। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल एड कैसे, ये जो नेपाल है आप देखोगे ये हिमालय है, और हिमालय के ऊपर पूरा नेपाल बना है। तो नेपाल में जो डिजास्टर है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाली जो चीजें हैं वो इतनी सफल नहीं है। तो इंडिया का जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है वो जाके समय समय पे यहाँ पे क्या करता है, फाइनेंशियली भी और एज अ ह्यूमन, एज अ मानवता वाली बात को लेकर भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एड एंड असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं नेपाल को।
रिसेंटली एग्जांपल 2014 का आपको पता ही होगा, ठीक है। 2014 में जो अर्थक्वेक आया था नेपाल में, तो इंडिया ने सबसे पहले वहाँ पे एड प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद लगातार इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पे बनी रही थी, एक एक दो दो महीने तक वहीं पे रहीं, और उसके साथ क्या काम किया, नेपाल को दोबारा वापस पटरी पे लेके आए हम, फाइनेंशियल एड हमने प्रोवाइड कराई। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है इंडिया की। इंडिया एज अ बिग ब्रदर काम करता है। द फोकस एरिया इंक्लूड ग्रास रूट इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ठीक है, हम रेलवे लाइन बिछा ही रहे हैं, आपने देखा है, रक्सौल की बात हो या फिर जोगबनी की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, अभी कोविड के टाइम पे आप कनेक्ट कर सकते हो, हमने हेल्थ असिस्टेंट प्रोवाइड कराई है। उसके साथ साथ आप देखोगे एजुकेशन सेक्टर की आप बात कर सकते हो, ठीक है, एजुकेशन के लिए नेपालीज आप देखोगे इंडिया में एजुकेशन ले सकते हैं आराम से आके। वाटर रिसोर्सेज की बात करो, वाटर रिसोर्सेज में क्या है, जितनी भी नदियां हैं, ये जो नेपाल से होके इंडिया में आती हैं, काफ़ी नदियां हैं, जो गंगा जो नदी तंत्र है उसमें काफ़ी नदियां आपको दिखेंगी। तो हम इनके जो सोर्सेज हैं नदियों का, उनके बीच में भी हम रिलेशन बना के चल रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट की बात हो तो इंडिया इज़ अ क्लोज अलाई ऑफ नेपाल, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज एंड एनर्जी कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, सो वाटर रिसोर्सेज एंड एनर्जी कॉर्पोरेशन में आप देखोगे, वाटर रिसोर्सेज में आप देखोगे कि जो गंगा बेसिन है, ये पूरा आप देखोगे, ये जो गंगा बेसिन है, सो गंगा बेसिन आपको पूरा दिखेगा, नेपाल के ऊपर से नदियां आती हुई उसमें, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स फ्लो फ्रॉम नेपाल टू इंडिया, ठीक है। सो जब ये रिवर फ्लो करेंगी तो रिवर पे क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट्स लगा सकते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं पानी से। तो आप देखोगे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमने इम्प्लीमेंट करे हैं, चाहे फिर वो पोखरा, इनकी जो छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे पोखरा रिवर है इनकी, जैसे इनकी त्रिशूली रिवर है, इसकी मैं बात करूं, या इनकी वेस्टर्न गंडक रिवर है, ठीक है भाई, या फिर देवी घाट जो रिवर है इनकी, ठीक है। इन सारे रिवर्स पे हमने क्या बना रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हाइड्रो पावर प्लांट्स बना रखे हैं, ठीक है। पोखरा पे हमने, हालांकि बहुत छोटा ही है, 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये जो त्रिशूली वाला है, ये 21 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ओके। सो ये सारे हमारे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये सारी जो जो चीज़ें हैं, ठीक है भाई, ये प्रमोट करते हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशन को, ठीक है भाई। 2 मेगावाट की अगर हम बात करें तो 21 मेगावाट, सॉरी, है ना। गंडक में आप खुद देखोगे 15 मेगावाट का हमने प्रोजेक्ट लगा रखा है, ठीक है। 14 मेगावाट का हमने लगा रखा है यहाँ पे देवी घाट में। तो बस इसका पर्पज़ वही है कि हमारा जो वाटर रिसोर्सेज है, चाहे फिर वो नदियाँ नेपाल से आ रही हों, उनका यूज करके हम नेपाल को ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, नेपाल की ही एनर्जी कॉर्पोरेशन कर रहे हैं नेपाल के साथ ही, ठीक है। दो चीजें आप रिसेंटली याद रखोगे, एक तो पंचेश्वर, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, पंचेश्वर, एक तो पंचेश्वर प्रोजेक्ट है और एक है सप्ताकोशी प्रोजेक्ट, ठीक है, सप्ताकोशी। सो पंचेश्वर प्रोजेक्ट के तहत हम 48 प्लस 240, तो करीब करीब हम 5000 मेगावाट की बिजली बनाने जा रहे हैं, और ये पूरी बिजली यूज करेगा नेपाल, ठीक है। और सप्ताकोशी जो हाई डैम बनाया जा रहा है, उस पे भी हम करीब इनको 3300 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, और ये भी नेपाल को ही जाएगा। तो ये काम है, हमारे जो कॉरपोरेशन टाई हैं वो इतने डेवलप्ड हैं, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। एक और प्रोजेक्ट है जो बहुत न्यूज़ में था अभी, अरुण रिवर है वहाँ पे, और उस पर हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो 900 मेगावाट क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, ठीक है, जिसमें से 400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी नेपाल को मिलेगी और 500 मेगावाट मिलेगी बांग्लादेश को, ठीक है। तो ये दिखा रहा है, ये दिखाता है हमारी नेशंस फर्स्ट, मतलब फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी को, कि बनाएंगे हम, लेकिन हम नेपाल को देंगे, बांग्लादेश को देंगे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, ठीक है। सो दिस इज, ये सिनर्जी वाला काम है, ये नॉट एनर्जी वाला, ठीक है। मिलके हम एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, ठीक है।
दिस इज द कॉपरेशन, चाहे फिर वो सार्क की बात हो, बिम्स्टेक की बात हो, इनके मेंबर भी हम हैं, ठीक है। एनर्जी कॉपरेशन की अगर हम बात करें तो हमारा पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट हुआ था इनके साथ 71 में, 1971 में पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट, ठीक है भाई। और इस एग्रीमेंट के तहत हमने बोला था कि हम स्पेशली जो बॉर्डर, मान लिया ये इंडिया है, ठीक है, और ये नेपाल है, तो ये नेपाल का बॉर्डर है। अब मान लिया नेपाल ने यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दी, लेकिन इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पहुंच रखी है, तो इंडिया अपना ये क्रॉस बॉर्डर छोड़ के इन गाँव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा देगा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो हमारा पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट है उसके तहत हमने कई गांवों को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई है नेपाल के, ठीक है, चाहे फिर वो मुजफ्फरपुर और ढालकेबार जो नेपाल के बीच में, वहां हम 400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये कॉपरेशन को बढ़ाता है और ज्यादा, ठीक है। रिसेंटली आप सभी को पता है साउथ एशियाज फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन हमने बिछाई है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लोगे, ये आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साउथ एशियाज फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन, ठीक है भाई। ये बहुत रिसेंट की बात है, और ये आप देखोगे 10 सितंबर 2019 को दोनों प्रधानमंत्रियों ने इनॉग्रेट किया था, आप देखोगे टीवी के माध्यम से, ठीक है। और ये जो पाइपलाइन बिछाई गई है, ये पाइपलाइन क्या करेगी, देखो हुआ क्या था, देखो इस पाइपलाइन के कितने इंपॉर्टेंस है। 2015 में जब कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर इंडिया और नेपाल के बीच डिस्प्यूट हुआ तो हमने ब्लॉकेज कर दी थी रोड है। जब आप ब्लॉकेज कर दोगे तो इनके यहाँ क्या होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंचेंगे भी तो बहुत देर से पहुंचेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, रेट बढ़ेंगे तो महंगाई आएगी नेपाल में, नेपाल में महंगाई आएगी तो नेपाल में क्या होगा, पॉवर्टी बढ़ेगी, गरीब लोगों को प्रॉब्लम होगी, वो चीज़ें खरीद नहीं पाएंगे तो गरीबी और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, लोग और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। तो ये जो ब्लॉकेज हुआ था उसका बहुत बड़ा रीज़न था कि नेपाल ने इवन बोला भी था कि इस ब्लॉकेज से हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं और भी चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। तो अब क्या किया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये भी याद रखोगे, ये पाइपलाइन किसने डेवलप्ड किया है, फंडेड भी है और डेवलप्ड भी है, इंडिया की एक पीएसयू है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, लिमिटेड, ठीक है। तो इसने फंडेड किया है और ये पाइपलाइन हमने बिछाई है मोतीहारी से अमलेखगंज, ठीक है, मोतीहारी से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे, अमलेखगंज, मोतीहारी ये इंडिया बिहार में पड़ता है, ठीक है, अमलेखगंज कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। तो इनसे क्या होगा, वो जो ब्लॉकेज था उससे प्राइस, अब क्या हमने पाइपलाइन बिछा दी है तो अब ये ब्लॉकेज वाली चीजें खत्म हो जाएंगी। इसके बाद जो पाइपलाइन से ऑयल जाएगा वो थोड़ा सा चीप पड़ेगा तो प्राइसेस डाउन होंगे, ठीक है। सिक्योरिटी का इशू होता था, ठीक है, तो सिक्योरिटी का इशू नहीं रहेगा अब, ठीक है, कि भैया ट्रक में जा रहा है ऑयल, पता नहीं किसी ने आग लगा दी या ट्रक के ऊपर कुछ भेज दिया, ठीक है। इसके अलावा जो मिलावट होती थी उसमें, यहाँ से आपने मान लिया 500 लीटर ऑयल भेजा, वहां पहुंचा 400 लीटर, 100 लीटर बीच में ही गायब हो गया। तो ये सब चीजें रुकेंगी और ये साउथ एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो ये भी याद रखोगे आप। तो इससे हमारे और नेपाल के बीच के जो कॉपरेशन है वो और भी ज्यादा स्ट्रेंथन होते हैं, और भी ज्यादा बढ़ते हैं, और भी ज्यादा मजबूत होते हैं, ठीक है। मल्टीलेटरल टाइज की अगर हम बात करें तो नेपाल हमारे बहुत क्लोज है, क्योंकि BBIN का हिस्सा है नेपाल, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल के बीच जो कॉपरेशन है, ठीक है। इसके अलावा आप बिम्स्टेक की बात करो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसमें भी हमारा पड़ोसी जो नेपाल है ये इसका हिस्सा है, नेम का हिस्सा है, सार्क का हिस्सा है। तो मल्टीलेटरल टाइज है इनके साथ, ठीक है, हम हर जगह नेपाल को साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो नेपाल
ये बात हम कर चुके हैं। नेपाल जो जगह है वो कैसी है, फ्रिक्वेंटली प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं, चाहे फिर वो अर्थक्वेक हो, लैंडस्लाइड हो, कुछ भी हो, ठीक है, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एंड एवलेंसेस, क्लाउड बर्स्ट, ये देखो बादल फटने की चीज़ें भी हमें मिलती हैं वहाँ पे। फ्लैश फ्लड की बात करें तो इन सब जगह पे इंडिया आगे आगे प्रमोट करता है, इनको असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है, एनडीआरएफ की टीम भेजता है, ठीक है। तो इससे हमारे और नेपाल के रिलेशन और ज़्यादा क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया। अब देखो अब इंडिया को क्या करना चाहिए, तो नेपाल इज स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ये हमने देखा ही है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बफर स्टेट का काम करता है ये चाइना और इंडिया के बीच में, और जो भी बफर स्टेट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन माने जाते हैं। अगर मैं हिस्ट्री से इसको कनेक्ट करूं तो अवध जो था, अवध बफर स्टेट था मराठास और इनके बीच में, अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। तो बहुत टाइम तक आप देखोगे अंग्रेजों ने अवध को पैट्रोनाइज किया, इनको रोक के रखा, ठीक है। सो इंडिया शुड स्ट्रेंथन इट्स टाई विथ नेपाल, ठीक है, हमें और ज़्यादा बेहतर इनके साथ रिश्ते मजबूत करने। 1950 का जो एग्रीमेंट है उसका हवाला देना है, उसको रिन्यू करना है। नेपालीज के जो इंटरेस्ट हैं उनको देखना है। इंडिया को अपनी सॉफ्ट पावर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कि हम आपके साथ हमेशा उन मुद्दों पे खड़े हैं जो आपके और हमारे बीच में कॉमन मुद्दे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया शुड कमिट इट्स सेल्फ टू कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विदाउट डिले। अब इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि इंडिया नेपाल के साथ मान लिया या किसी भी देश के साथ यही प्रॉब्लम है हमारी, हम किसी भी देश के साथ हम मेमोरेंडम पास करते हैं, एग्रीमेंट पास करते हैं, हम बोलते हैं कि आपके यहाँ हम डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन वो डेवलपमेंट डिले होता चला जाता है, क्योंकि इंडिया भी तो डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया के पास अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब वो डिले हो जाता है तो दूसरा जो देश है वो किसी दूसरे देश के पास चला जाता है जो इनको फास्ट चीज़ें प्रोवाइड कराएं। जैसे चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना नेपाल में घुस के आ गया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर। चाइना ने ये बोला है कि आप जो अभी लैंडलॉक देश हो, हम आपको लैंड लिंक देश बना देंगे। हम चाइना, तिब्बत और नेपाल तक रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी बेहतर है, उनके पास पैसा बहुत है, वो डेट दे देंगे। तो इन सब चीज़ों में इंडिया को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ताकि जो अपनी पड़ोसी मुल्क हैं उनसे हमारे रिश्ते बेहतर बन सकें। फिर चाहे वो मालदीव्स की बात हो, मालदीव्स के साथ हम यही कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली प्रोजेक्ट्स लिए हैं और उन पर हम बहुत तेज़ी से काम करने वाले हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया शुड इवॉल्व अ नैरेटिव टू चेंज द परसेप्शन ऑफ प्लेइंग अ बिग ब्रदर। अब देखो हम वैसे तो बोल रहे हैं कि बिग ब्रदर का हम रोल प्ले करते हैं, बट अगर हम नेपाल की तरह देखें, नेपाल की जो सोवरेनिटी है उनकी तरफ देखें, तो वो बोलते हैं हमें कोई बिग ब्रदर नहीं चाहिए, हम सोवरेन हैं, ठीक है, हमें आप एक अच्छे देश की तरह ट्रीट करो, हम आपको एक अच्छे देश की तरह ट्रीट करेंगे, हमारे इंटरनल मामलों में आप दखल ना दो। तो ये नेपाल के कुछ कंसर्न है, इन पे इंडिया को देखना चाहिए। विद अ ग्रोइंग चाइनीज पावर नेपाली सिग्निफिकेंस इज ओनली इंक्रीज फर्दर, ठीक है। सो नेपाल जिस हिसाब से चाइना नेपाल में अपने पांव बढ़ा रहा है, ठीक है, नेपाल में आपको पता ही है कि चाइनीज जो लैंग्वेज है उसको इम्पोज कर दिया गया है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा, जो हम सबसे बड़ी बात कर रहे हैं कि पीपल टू पीपल हमारा कॉन्टेक्ट है। अब पीपल टू पीपल जो कॉन्टेक्ट है वो सब बेसिस पे है, चाहे फिर वो रिलीजियस बेसिस पे हो, कल्चर बेसिस पे हो, लैंग्वेज बेसिस पे हो। अब चाइना ने अपनी जो मैंड्रिन जो लैंग्वेज है वो इम्पोज कर दी है नेपाल में, तो यहाँ के बच्चे चाइना की लैंग्वेज सीख रहे हैं, फिर ये बड़े होंगे तो इनको चाइनीज आती होगी, तो ये जाके कहाँ काम करेंगे, इंडिया की जगह ये कहाँ काम करेंगे, जाके चाइना में काम करेंगे। सो इन सबको इंडिया को देखना है। और इसके अलावा हमें इमेंस स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक रेलेवेंस की बात करनी है। इंडिया की जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेपाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो एक इनॉग्रेशन हमने किया है, और ऐसे ही इनॉग्रेशन हमें और करने चाहिए, इकोनॉमिक टाई में ये आएगा। इंडिया इज़ द आप देखोगे रिसेंटली हमने इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया है, और ये सेकंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है जोगबनी से लेके, जोगबनी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है बिहार में। सो जोगबनी को कनेक्ट करेगा विराटनगर से, ठीक है भाई, विराटनगर नेपाल। सो ऐसे चेक पोस्ट से फ़ायदा वही होगा कि मान लिया कि इनका जो हमारा जो ट्रेड है, या इनका जो ट्रेड है, ये कोलकाता एयरपोर्ट, कोलकाता जो पोर्ट है इसका यूज़ करके इनका ट्रेड यहाँ पहुँच गया,
और यहाँ से ये बिहार जोगबनी पहुँच गया, फिर यहाँ चेक पोस्ट से सीधा होते हुए नेपाल पहुँच गया। तो ऐसे ही जो इनिशिएटिव हैं और जो प्रोजेक्ट हैं उनको जल्दी जल्दी भारत को करना चाहिए। और भारत और नेपाल के बीच में सॉफ्ट पावर हमेशा रहेगी, रिलीजियस पावर हैं, बाकी चीज़ें, इन पे काम करना चाहिए और दोनों देशों को मिल के एक बार फिर इन मुद्दों को सुलझाना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया एंड नेपाल रिलेशंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आई होप कि ये लेक्चर, इन लेक्चर से आपको कुछ फ़ायदा हो, आपकी जो अप्रोच है पढ़ने को लेके वो चेंज हो। बाकी आप जुड़े रहिए कार्टोग्राफिया के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।